हेलो स्टूडेंट्स। आज हम गणित के विषय में किस प्रकार से रुचि बैठाएं और कैसे उसको हम एक अलग नज़रिया दें मैथमेटिक्स को। तो सबसे पहले हम इसी विषय पे बात कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स को पढ़ने का नज़रिया क्या है। मैथमेटिक्स को कैसे एक स्टैंडर्ड वे में एक अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है, उसका क्या क्या तरीका है। तो अगर इस विषय में हम बात करें तो हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स वास्तव में पढ़ने में बहुत रुचि होती है। और अगर रुचि की बात करें हम उसमें भी, तो बच्चों की इतनी रुचि होती है कि उन सारी चीज़ों को वो समझता है, वो पढ़ता है और इतनी वो क्षमता भी अपने आप में जनरेट कर लेता है कि वो किसी को उस टॉपिक, उस थ्योरी को बता सकता है, समझा सकता है। वह उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करता है अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चंस, कहने का मतलब जो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस हैं उस पर भी वो काम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम उस लेवल को भी एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं कह सकते हैं। मेरे विचार से वो स्टैंडर्ड लेवल नहीं है। मेरा विचार से ये है कि मैथमेटिक्स में आज तक हमने जो भी चीज़ें पढ़े हैं, अगर हम किसी मैथमेटिशियन के बारे में बात करते हैं तो हर मैथमेटिशियन पहले स्टूडेंट रहा होगा। जिसका हम नाम, जिसका चर्चित नाम जिन लोगों का है मैथमेटिशियन के रूप में, चाहे वो हम रामानुजन की बात करें या फिर वशिष्ठ नारायण जो हमारे आदरणीय मैथमेटिक्स रहे हैं, उनकी बात करें, या फिर और भी जितने भी मैथमेटिशियन रहे हैं, तो उन सारे लोगों ने पहले एक स्टूडेंट के रूप में अपना जीवन रहा उनका। फिर धीरे धीरे उनकी इतनी क्षमता विकसित हो गई कि वो मैथमेटिक्स के उन रहस्यों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में वह निर्णय लेने की कोशिश करने लगे और उस पर विचार करना शुरू करने लगे। तो मेरा विचार यही है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम सारी थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, उस पर प्रॉब्लम्स बनाते हैं, फिर हमारे अंदर जब नए क्वेश्चंस को अथवा उसमें कुछ जो सब केसेज होते हैं, जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उन सारी विचारों पे, जब उन सारे टॉपिक पे जब सोचने के लिए हमारा दिमाग जब बहुत ही आतुर हो जाता है, तो हम उस अवस्था को मैथमेटिक्स में रुचि का होना सबसे उत्तम अवस्था मानते हैं, सबसे सुप्रीमम कंडीशन है वो। उससे नीचे अगर मैथमेटिक्स के बारे में हम सोचें कि बच्चे कैसे उसको लेते हैं, तो कुछ बच्चे तो जैसा कि हमने कहा कि वो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, ये सारी बातें हैं। अगर हम कुछ बच्चों की बात करें तो वो बच्चे सिर्फ उनका इतना ही ध्येय होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का कि इतना ही पर्पस होता है मैथमेटिक्स पढ़ने का कि वो टीचर जितनी होमवर्क देते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है क्लास की, जितने मार्क्स आ सकते हैं, जितने सिलेबस हैं मैथमेटिक्स के, हम उतने ही पढ़ें और ज़्यादा अच्छे नहीं, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आ जाए। ठीक है, 90 प्लस, ठीक ठाक का मतलब मैं ये लगाता हूँ 90 प्लस आ जाए, ठीक है। कुछ बच्चों के मन में ऐसी भी बातें आती है कि अच्छा मैथमेटिक्स है तो ठीक है, पढ़ते हैं, और वो शायद रीजन्स उसके भी हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। वो ऐसा करने लगते हैं कि वो सोचते हैं कि 10 क्लास तक हम किसी भी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ लें और फिर मैथमेटिक्स से अपना हाथ छुड़ा लें और छोड़ दें इस मैथमेटिक्स को। लेकिन बच्चों, आप सभी को हम ये बता दें कि मैथमेटिक्स अगर सिर्फ सब्जेक्ट होता तो विज्ञान में अथवा और सभी जगह खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, हर जगह कैलकुलेशंस जो होती हैं वो तो ठीक है, मैथमेटिक्स की ज़रूरत तो है ही, लेकिन साथ साथ मैथमेटिक्स में वो क्षमता है, हर चैप्टर की अपनी अपनी क्षमता है आपके मस्तिष्क के हर हिस्से को मजबूत करने की। हम जैसे कि अगर हम एक ही चैप्टर की बात करें जो मुझे सबसे प्रिय चैप्टर है, वह है ज्योमेट्री, यूक्लिड ज्योमेट्री। वो उस चैप्टर को लॉजिकल रीजनिंग ब्रांच कहा जाता है मैथमेटिक्स का। उस चैप्टर में ये खासियत है कि आपको आपके अंदर जो लॉजिकलिटी है, लॉजिकल जो वे ऑफ स्पीकिंग जो होता है, कोई व्यक्ति अपनी बातों को लॉजिकली जो कहते हैं, तो एक प्रोसेस होता है उसका, एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली उस बात को जो रखने का जो एक क्रम होता है,
वो जनरेट होता है। हाँ, ये जनरेशन अगर आप मैथमेटिक्स के द्वारा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे चल करके आप लॉ की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ आपको ये जनरेट करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से एक वकील एक जज के सामने संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल धारा के अनुसार वो अपनी बातों को किसी अपराधी को सज़ा दिलाने की बात करता है, अथवा अपने जो क्लाइंट होते हैं, जो उनके जो मुवक्किल होते हैं, उनको वह उनको अधिकार दिलाते हैं, तो वो संविधान की धाराओं का इस्तेमाल करते हैं। और उसी प्रकार से ज्योमेट्री में भी क्या होता है, वहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ एक्सिम्स हैं, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनके आधार पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ दोनों में समानताएं इस बात से ही है कि जो लॉजिकली किसी बात को जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो दोनों में एक ही है। और वैसे भी हमारे जीवन में लॉजिकली किसी बात को रखने से उस बात में वजन आता है, और अपनी बातों को लॉजिकली किसी के सामने कैसे रखें, यह पावर जनरेट करता है आपका ज्योमेट्री चैप्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मार्क्स के उद्देश्य से पढ़ने से कहीं दूर उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और अगर हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो लॉजिकलिटी आती है। अब सिर्फ सारे चैप्टर्स का वही एक ही उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य यह भी है कि जो बच्चे खासतौर पे विज्ञान के छात्र अगर भविष्य में रहने वाले हैं 10वीं कक्षा के बाद, तो उनके लिए तो सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस है मैथमेटिक्स के। लेकिन जो बच्चे 10वीं के बाद नहीं भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स 10 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 तक वो सारी चीज़ें रख दी गई हैं मैथमेटिक्स में कि जिससे बच्चों के अंदर वो एक जो ज़रूरत इस बात से नहीं। हाँ, कुछ लोग भले ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि a+b के होल स्क्वायर का जीवन में क्या उपयोग है ना, a-b के होल स्क्वायर का क्या उपयोग है, लेकिन थोड़ा सा पढ़िए उस मैथमेटिक्स को, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको थोड़ा सा बता दें हम। मल्टीप्लिकेशन, गुना करना, अपने आप में ये कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकता भी है। डिवाइड करना, ये सभी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं, लेकिन यही बड़े स्तर पे चली जाती है। जैसे अगर आप 42 में 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ये आपके जीवन की ज़रूरत है। अगर यही बातें हम करें, इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, अगर सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, यूनिट प्लेस पे b है और टेंस प्लेस पे a है, तो नंबर हो जाएगा 10a+b। तो 10a+b, ठीक है। तो दूसरा नंबर है 10c+d। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करें तो सिम्बोलिकली जब चले जाते हैं, हमारी जब कल्पनाएं हमारे कल्पना के द्वारा अपने खुद मस्तिष्क में उसको बिना कॉपी पेन का इस्तेमाल किए जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस है उसके मल्टीप्लाई करने के। आप 200 में 400 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 30 में 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 997 में 998 से कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना। अब आपके सामने एक प्रश्न रख दिया जाए कि चलिए ठीक है, 2 में 2 को जोड़े, 4 घटाएं, 5 जोड़े, 6 को जोड़े, 7 घटाएं, ऐसा कुछ प्रश्न दे दिया जाए तो आप उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यही कहा जाए कि कोई एक संख्या है जिसमें दुगुना करने पर वह दूसरे नंबर से 4 ज़्यादा होता है, ठीक है, 4 ज़्यादा है और दोनों का सम जो है 40 है, तो बताइए वो दोनों आपस में नंबर क्या क्या होगा। तो इस प्रश्न में अगर आप उलझ जाते हैं इसको, तो आप बिना कॉपी पेन का यूज़ किए नहीं बना सकते हैं, अथवा मस्तिष्क की क्षमता आपकी विकसित हो जाती है तो बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। तो इसको आसानी से अगर समझने की कोशिश करें हम, तो हम पेन पेंसिल का इस्तेमाल, पेन का कॉपी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस नंबर को x मान सकते हैं, x मान लेते हैं तो वहीं से हमारी अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है, और वहीं पे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी के रूप में उसी का एक हिस्सा है a+b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर। तो ये इसकी ज़रूरत है। तो हमारे दैनिक जीवन में जो काम हम अपने, जैसे कि एक सब्जी बेचने वाले की बात करें तो वो छोटा मोटा कैलकुलेशन, पटांग कैलकुलेशन भी हो तो भी वो अपने सब्जी को बेचते वो उस कैलकुलेशन को समझ जाते हैं। हालांकि उसको मैथमेटिक्स नहीं आता है, बट कैलकुलेशन वो फास्ट करना सीख जाते हैं। तो क्या उसके लिए मैथमेटिक्स का a+b के होल स्क्वायर की उसको ज़रूरत नहीं है, बट उसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ही को ट्रेंड कर लेते तो उसका मस्तिष्क
आपसे कहीं फास्टली वो काम करना शुरू कर देता है कैलकुलेशन। तो यही मैथमेटिक्स आपके दिमाग को वही आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क को। मैथमेटिक्स आपके मस्तिष्क को कंट्रोल नहीं करता है। आपके मस्तिष्क जितनी है उसमें एक एक्टिविटी, क्रिएटिविटी जनरेट करता है। सोचने की जो 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 प्रोसेस है, जो फास्ट, उसको फास्ट कर देता है, उसको एक्सेलरेट कर देता है। यही मैथमेटिक्स की आवश्यकता है। साइंस के स्टूडेंट के लिए तो वैसे वो तो उसका जड़ ही है मैथमेटिक्स, उसके बिना हम आगे तो काम कर ही नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों में ये मैथमेटिक्स क्यों नहीं जनरेट हो पाता है, क्या वो उसको पढ़ने की क्षमता, कुछ बच्चों में अगर समस्याएं देखी जाती है तो मैथमेटिक्स की समस्या सबसे पहले आती है। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि हम सभी के अंदर क्वेश्चनिंग पावर गॉड गिफ्टेड होती है। प्रश्न पूछना, अत्यधिक प्रश्न पूछना, मतलब कि जो मन में आप पूछ लेना। हम कहते हैं ना बच्चों से, टीचर हमेशा कहते हैं बच्चों से कि आपको बेटा जो भी मन में आए पूछने के लिए आप पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा। लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं पूछता है। पता है आपको इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है कि वो बच्चे जब छोटे होते हैं, आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा छोटे बच्चों को थोड़ा भी उटपटांग लगता है तो वो फटाक से आपसे क्वेश्चन करेगा, है ना। अगर उसका प्रश्न आपसे पूछेगा, अगर आपने एक बार उस प्रश्न का जवाब दे दिया तो फिर वो धीरे धीरे उसके अंदर और प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा आपसे प्रश्न पूछेंगे, है ना। आपकी जो पेशेंस है उस पर वो एक तरीके का अटैक होगा कि आपको उसको संभालना, उसकी बातों को जवाब देना। कभी कभी ऐसे उटपटांग प्रश्न होंगे कि आपको उसका जवाब देंगे, वो समझ नहीं पाएगा, फिर पूछेगा, फिर वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जिसकी मस्तिष्क, उस बच्चे की मस्तिष्क की क्षमता उतनी ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जवाब देते देते कभी कभी क्या करते हैं, हम उसको डांट देते हैं, क्या फालतू क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना। उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वो बच्चा अगली बार से डिसीजन लेना शुरू कर देता है। वो छोटा है फिर भी वो अपने आप में डिसाइड करना शुरू कर देता है कि हम वही प्रश्न पूछें जिसमें हम डांट ना खा सकें। अब छोटा बच्चा है तो उसमें यह भी क्षमता नहीं है कि किस प्रश्न को पूछे, किस प्रश्न को ना पूछे। तो वह धीरे धीरे वो यह डिसीजन लेना शुरू कर देता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, क्या जरूरी है फालतू में क्यों जाकर पूछेंगे, है तो है। उसके मन में अगर ऐसा कोई प्रश्न आ भी जाता है तो ये बहुत ही गलत बात है। अब वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने अंदर इतने सारे प्रश्न को दबाए रहते हैं, मत पूछिए। और वही जब कक्षा में पढ़ने जाते हैं तो वो प्रश्न उसको परेशान करते रहते हैं, और जो क्लास में जो बातें बताई जा रही है उस पर ध्यान नहीं जाता है। और वैसे भी आपके पास जब कोई मैथमेटिक्स की जो आप कोई प्रॉब्लम बनाते हैं तो ये ज़रूरी है कि अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आता है तो आप उस चीज़ को समझिए, टीचर से पूछिए, अपने ही प्रश्न में ना उलझे रहें। तो वह, हम ये नहीं कह रहे कि मैथमेटिक्स में कोई बच्चे कमज़ोर होंगे, हो सकते हैं, अगर होते भी है तो उसका रीज़न वही होता है। अब आप कहेंगे कि कोई बच्चे तो प्रश्न आसान नहीं पूछते, उसमें एक्टिविटी ऐसी नहीं होती है पूछने की, कुछ बच्चे में ज़्यादा एक्टिविटी होती है पूछने की, वो हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं। तो उस एक्टिविटी को जनरेट किया जा सकता है। आप देखिएगा कि जो व्यक्ति, जो लड़का अथवा लड़की जो मेंटली एक्टिव होती है उसका बॉडी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहते हैं, है ना। तो जिस व्यक्ति का मस्तिष्क क्रिएटिव होगा वो उटपटांग, कुछ ना कुछ उटपटांग करने का मतलब कुछ ना कुछ वह इधर उधर करते रहेगा, कुछ गलती होगी, कोई सही, कुछ बातें सही हो जाएंगी उसमें से, ये करते रहते हैं बच्चे, है ना। लेकिन कुछ बच्चों में ऐसा नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा करके मेंटल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। जो फिजिकली थोड़ा सा, मेंटली थोड़ा सा जो डल होता है वो फिजिकली भी वो डल होता है ना। इसलिए ज़रूरी क्या है कि आप अगर अपने आप को मेंटली फिट करना चाहते हैं तो आप खेलिए, आप दौड़िए, अकेले अकेले उस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। डांस करना तो डांस करना तो सबसे अच्छी बात है ना। डांसिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, उसमें सारे बॉडी का एक्सरसाइज होता है। तो आप डांस करना भी सीख सकते हैं, आपका बॉडी एक्टिव होगा, आपका फिजिकल एक्टिविटी की वजह से आपका बॉडी एक्टिव होगा
और धीरे धीरे अब उसका असर मस्तिष्क पे भी पड़ेगा, फिर वो दिमाग मस्तिष्क आपका धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ अपने टीचर से प्रश्न बस कीजिए, है ना। प्रश्न करना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये बातें भी स्पष्ट है कि हाँ आपको डांट पड़ सकती है, कोई बात नहीं है, डांट अभी ही पड़नी चाहिए। बाद में डांट पड़ना ना आप स्वीकार करेंगे ना ये अच्छी बात है, क्योंकि अब थोड़ा सा आपकी हाइट बढ़ जाएगी, है ना। तो बच्चों इस तरीके से मैथमेटिक्स को थोड़ा सा अपनाइए और रिसर्च की व्यू से पढ़िए। आज जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो जो पहले से रिसर्च की हुई है उन्हीं चीज़ को अच्छा से स्टडी कर लेते हैं, अच्छा से जवाब दे पाते हैं, मार्क्स आ गया यानी कि वो टैलेंटेड बच्चा है। लेकिन ये कम्पिटिटिव का ये मोड नहीं रहता। पहले मोड था कि बच्चे जो साइंटिफिक रिसर्चेज होते हैं उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कैलकुलेशंस आते थे, उनको कम्पिटिटिव में रख दिया जाता था, हालांकि उसका आंसर कोई नहीं जानता है। अब जो नए बच्चे हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, अब उसको सोल्व करने पर होड़ लगी हुई है। एक दिन का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता था, एक सप्ताह का 2 सप्ताह का एग्ज़ाम होता था, क्वेश्चन दे दिया गया और सब घर पे ले जाके बनाए, चाहे जहाँ बनाए। बट वह चूँकि वो फर्स्ट कंपटीशन का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से वो किसी को शेयर नहीं करते थे, सबको प्राइज़ पाने की होड़ तो सबको है, तो सब अपना अपना जो तरीका अपना अपना छुपा के रखते थे, सब सबमिट करते थे। उसके बाद उस पर डिसीजन जो जिन्होंने प्रश्न जो उसका जो टीम है वो प्रश्न उसको उसके उत्तर पे विचार करते हैं और फिर उस पर सारे लोग मिल कर डिसीजन लेते हैं। फिर वो प्रॉब्लम चूँकि वो साइंटिफिक प्रॉब्लम रहता है तो स्वाभाविक सी बातें हैं कि उन पर थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है। ऐसा जरूर डिफरेंट क्वेश्चन रहा होगा, कैलकुलेशन जो सबसे नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से कंपटीशन की वजह से ही बहुत सारे मैथमेटिक्स में रिसर्च हुए हैं। क्या आज वो रूप है भारत में? जहाँ मुझे अभी तक ऐसी रूप नहीं देखने को मिली है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन सब बहुत ही ऊपर लेवल के क्वेश्चन सब होते हैं। मुझे लगता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी रहते होंगे जो सामान्यतः बच्चे से कुछ क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। मैंने उन एग्ज़ाम को नहीं दिया है, बट उनके प्रश्नों को थोड़ा सा देख रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो पहले पढ़ने का वो थोड़ा सा नज़रिया बदलिए मैथमेटिक्स को। क्या पढ़ना हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह स्टोरी की तरह पढ़ लेना, मार्क्स ले आना। मैथमेटिक्स की इतनी आवश्यकता नहीं है, बहुत आवश्यकता है इसकी। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी आर्ट्स स्ट्रीम में भी जाना चाहते हैं तो आप 10 तक अवश्य पढ़िए, आपके अंदर एक अलग एक्टिविटी आ जाएगी मैथमेटिक्स पढ़ने से। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।